इसका नाम बता दें, तो वो वाली जो क्यूरी होगी वो रिवर्स लुकअप जोन के थ्रू हैंडल होगी। लेकिन हमारा इस वक्त रिवर्स लुकअप जोन जो है वो एम्प्टी पड़ा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि एनएस लुकअप मैंने किया आईपी को, और उसके बाद उसने उसके अगेंस्ट मुझे कोई भी रेजोल्यूशन नहीं दिया। वो लोकल होस्ट के पास गया, और लोकल होस्ट पे क्यों गया? क्योंकि हमने इस मशीन को जो पहला आईपी एड्रेस डीएनएस का आईपी दिया हुआ है वो है 127.0.0.1, जो कि इसका अपना है। हर मशीन का लूप बैक एड्रेस होता है। तो लूप बैक के ऊपर इसने रिक्वेस्ट किया और वहां से उसको टाइम आउट मिला। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड जो कि यहाँ पे क्रिएट हो, जैसे DC01 है या WWW है, उसका मतलब WWW का मतलब है, ये कंफर्म रखिएगा कि नाम इसका हमने WWW है, लेकिन इसकी जो पूरा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है वो www.train.int है। और ये हमने इसके अंदर अपडेट पीटीआर रिकॉर्ड किया था। ये जो पीटीआर रिकॉर्ड है ये पॉइंटर रिकॉर्ड भी कहलाता है, और ये रिवर्स लुकअप जोन के अंदर जाके एंट्री क्रिएट करता है। लेकिन ऑल्दो कि हमने इसको अपडेट करने का कहा था, लेकिन इसने एरर ये दिया था कि हमारे पास रिवर्स लुकअप जोन नहीं है। तो रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करने के लिए पहले तो हम इसका आईपी पिक करते हैं, और हम आइडिया लगाते हैं कि इसका रिवर्स लुकअप जोन किस नाम से बनेगा। फॉरवर्ड लुकअप बहुत जोन जो है वो बहुत सिंपल है। जो भी डोमेन का नाम है दैट इज अ फॉरवर्ड लुकअप जोन का नाम, जोन का नाम, और उससे रिजॉल्व होगा। लेकिन रिवर्स के लिए हम आईपी को यूज करते हैं अगर, तो रिवर्स लुकअप जोन का नाम जो है वो थ्री, यहाँ पे आपको पता है कि आईपी एड्रेस IPv4 जो है वो 4 ऑक्टेट्स में होता है। लेकिन जो रिवर्स लुकअप जोन है वो 3 ऑक्टेट्स में होता है, और वो हमेशा रिवर्स होता है। उसका मतलब है हम इस 45 को छोड़ देंगे और यहाँ से रिवर्स आना शुरू करेंगे, वो उसका रिवर्स लुकअप जोन की आइडेंटिफिकेशन होगी 9.16.172। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि जो भी लैन के आईपी एड्रेसेस हमारे पास चल रहे होंगे, लैन के आईपी एड्रेसेस एक साइट पे या मल्टीपल साइट्स के ऊपर, हम उन जितने भी सबनेट्स होंगे उन सब के सबनेट्स को लिस्ट करके उसके रिवर्स लुकअप जोन बना देंगे। तो 9.16.172 बनेगा, जो कि चौथे सबनेट को माइनस, चौथे ऑक्टेट को माइनस करके बाकी जो 3 ऑक्टेट्स हैं उनको रिवर्स में लिखना है। 9.16.172। हम न्यू जोन बनाएंगे रिवर्स में। जी निश्चय। यासिर भाई, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब ये हम लोग हर उस आईपी एड्रेस की एंट्री के लिए करेंगे, या ये ऑटोमेटिकली भी कोई अपना खुद ही फॉरवर्ड का रिवर्स बनाता रहेगा? ये खुद से फॉरवर्ड का रिवर्स बनाएगा, हमने जोन बनाना है सिर्फ, इसलिए हमने आखिरी आईपी नहीं पिक किया। आखिरी आईपी जो है वो देखें, उस अभी ये जो हमने पिक किया उसमें हमारे पास एक 45 की एंट्री पड़ी है और एक 101 की पड़ी, आई थिंक, जो डीसी का जो भी आईपी है। तो 2 आईपीज की एंट्री पड़ी है। तो वो दोनों कुछ भी हो सकते हैं, या आखिरी ऑक्टेट कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाकी का जो हम एक तरह से यूं कहते हैं ना, जैसे हम सबनेट बता देते हैं और जो उसके अंदर नंबर ऑफ होस्ट होते हैं उसकी एंट्रीज वो डायनेमिकली चलती है बेस्ड ऑन द सबनेट साइज। तो यहाँ पे सबनेट साइज हमेशा हम क्लास सी में लेते हैं, यानी 3 ऑक्टेट्स की बेस पे। तो 3 ऑक्टेट्स को हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे और रिवर्स में लेंगे और उसको क्रिएट करेंगे। और प्राइमरी जोन हम क्रिएट करेंगे प्राइमरी जोन में, और सब डीएनएस सर्वर जो कि इस डोमेन के अंदर रन कर रहे हैं उन सब के साथ हम सिंक्रोनाइज करेंगे। ये दूसरी वाली होती है कि फॉरेस्ट के अंदर सबसे करेंगे हम, डोमेन के अंदर करेंगे, अभी हम डोमेन के अंदर करते हैं। और IPv4 का रिवर्स है, और ये उसने अब हमसे 3 ऑक्टेट्स पूछ लिए हैं। ये थे 9.16.172 आई बिलीव। 9.16.172 ठीक है जी। और ये उसने खुद से नीचे एक तरह से आपको नाम बता दिया कि उसका नाम क्या होगा। और
अलाउ सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स का मतलब है डायनेमिक का हमने तो पहले जैसे आपने क्वेश्चन किया कि खुद से क्रिएट करेगा वो। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी एक नया रैकेट क्रिएट होगा फॉरवर्ड लुकअप जोन में, हमारा पास चेक बॉक्स चेक होना चाहिए पीटीआर रैकेट क्रिएट करने के लिए। जब मुझे 1 मिनट देंगे मैं देख जरा, कॉल है एक मिनट।
ओके जी, आई एम बैक। इसमें एक ऑप्शन है, लाइक कोई भी सिस्टम डोमेन ज्वाइन करेगा और उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली डीएनएस में होगी। अब वो क्योंकि डी सॉरी वो डोमेन ज्वाइन करेगा और उसकी वजह से एक्टिव डायरेक्टरी के पार्ट होने की वजह से उसके फॉरवर्ड लुकअप जोन में उसकी एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। और इसको हम कहते हैं सिक्योर अपडेट। मींस के सिस्टम खुद प्रोवाइड करेगा वो अपडेट डीएनएस के अंदर रैकेट क्रिएट करने के लिए। और दूसरा ये कि ये वेरीफाई होगा कि उसकी वो डोमेन ज्वाइंट है या नहीं है। अगर डोमेन ज्वाइंट नहीं होगा तो उसका मतलब है उसकी वो वाली एंट्री डीएनएस में नहीं आएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम अलाउ करेंगे ओनली सिक्योर डायनामिक अपडेट्स, तो उसका मतलब है कि एडी से ज्वाइन जो होगा और सिस्टम जहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होगा वहाँ पे आएगी। या डीएनएस के अपने थ्रू जब वो रिकॉर्ड ऐड करेगा तो उसके अगेंस्ट ये वाला डायनामिक अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसको हम फिनिश करते हैं। अब रिवर्स लुकअप जोन में देखेंगे तो इसके अंदर अ, सिर्फ अगेन ये स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी और नेम सर्वर, ये दो अपनी एंट्रीज पड़ी हैं। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी पॉइंट कर रहा होता है बेसिकली डोमेन के लिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, और जो नेम सर्वर है, अगेन ये याद रखना है कि डोमेन कंट्रोलर एक सेपरेट रोल है और नेमिंग सर्वर एक सेपरेट रोल है। तो यहाँ पे इसलिए ऑल्दो के दोनों की एंट्रीज या दोनों पॉइंट एक ही जगह पे कर रहे हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक के पास है, लेकिन फिर भी ये दो अलग अलग रूल्स हैं। अब अगर मैं ट्रेन डॉट आई एन टी के पास वापस जाता हूँ और लेट्स सी इस तरह मैं ट्रिगर कर सकता हूँ या नहीं। क्यों नहीं?
17216 ओह सॉरी, मुझे लग रहा है ऐसा हो गया कि मुझे जो रिवर्स मैंने किया था सबनेट को, वो मुझे नहीं करना था बल्कि वो उसको खुद करना था। उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे से सबनेट पूछा है। मैं मिस हाँ, नेटवर्क आईडी पूछ रहा है। नेटवर्क आईडी सिंपल 192.168.1.6.9 और ये उसको खुद से रिवर्स कर रहा है इस तरह से जो कि हम बनाना चाह रहे थे, इसीलिए वो उसको मैच नहीं कर रहा। इसको मैं चेंज करता हूँ 45 और मैंने अब सेव किया, अब उसने एरर नहीं दिया। और अब मैं अगर इस सब के अंदर जाके देखता हूँ तो इसकी रिवर्स एंट्री बनी हुई है जो कि रिजॉल्व करेगा। अगर इस आईपी को कोई भी रिजॉल्व करवाएगा तो वो इस क्वालिफाइड के अंदर से मिलेगा और उसका नाम जो है वो फिर उसको मिल जाएगा। और वो इस केस में बन रहा है www डॉट इस तरह से ट्रेन डॉट आई एन टी। ठीक है, 101 की अभी भी वहां पे रिवर्स लुकअप जोन की एंट्री नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने जो सिर्फ अपडेट की है और जो पहले से रिकॉर्ड होते हैं उसकी ऑटोमेटिकली रिवर्स लुकअप की एंट्रीज क्रिएट नहीं होती। जो नए रिकॉर्ड्स बनेंगे उसकी आएगी, या जिसको हम अपडेट करेंगे विद एन ऑप्शन पीटीआर के चेक करके उसके लिए बनेगी। तो अभी हमने डब्ल्यू की बनाई है, इसलिए वो हमें रेजोल्यूशन करते हुए 45 को हमने जब किया एनएस लुकअप तो उसने रिजॉल्व कर दिया, जबकि 101 को जब हम कर रहे हैं तो उसको रिजॉल्व नहीं किया। अब इसके बाद जितने भी रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे लाइक न्यू ए रिकॉर्ड, उसका नाम हम रखते हैं सर्विस और इसको आईपी एड्रेस देते हैं 172.168.9.5 और पीटीआर इसके साथ क्रिएट कर रहे हैं। अभी ये भी नोट करना है कि इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये मैच करता है पीटीआर के साथ, इसलिए ये वहां पे जाके एंट्री कर देगा। अगर मेरे पास इसका आईपी ये होता जो कि पॉसिबल है, इसी नेटवर्क को और एक्सटेंड कर दें फर्दर एक बिट के साथ, तो नंबर ऑफ होस्ट डबल करने के लिए, या सेपरेट एक सबनेट और क्रिएट कर दें एक डिफरेंट वीलैन के लिए, तो दोनों केसेस में ये वाला जो 3 ऑक्टेट्स है ये मैच नहीं करेगा इस रिवर्स लुकअप जोन के साथ, इसलिए उसमें कोई भी एंट्री नहीं जाएगी। अभी के लिए हम इसको वापस वही करते हैं और एडोस करेंगे। उसने यहाँ पे भी सक्सेसफुल कर दिया सर्विस और रिवर्स लुकअप जोन के अंदर भी जाके एंट्री कर दिया। कुछ बेसिक बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं, अगर मैं एक न्यू जोन क्रिएट करता हूँ और लेट्स से मैं उसको कहता हूँ google.com, ठीक है, सिक्योर और फिनिश, तो उसने मुझे google.com बनाने से नहीं रोका। और अगर मैं इसमें जाके होस्ट की एंट्री क्रिएट करता हूँ, पीटीआर इसका नहीं क्रिएट होगा लेकिन उसकी एंट्री क्रिएट हो जाएगी। अब ये देख रहे हैं आपके उसने जो आईपी पिक किया है वो अपने डीएनएस से जाके पूछा। डीएनएस के पास ये फॉरवर्ड लुकअप जोन पड़ा हुआ था और उसके अगेंस्ट डब्ल्यू की एंट्री भी थी, तो ये पूरा का पूरा रेजोल्यूशन मेरे अपने डीएनएस के पास ही हो सकता था और उसने वो कर दिया और मेरे पास काम चलना शुरू हो गया। इसकी आइडिया हुआ है, सबको क्लियर है कि ये यानी ये जनरली आमतौर पे इंटरव्यूज में ट्रिक क्वेश्चन के तौर पे या कोई सिनेरियो बनाने के लिए एग्जांपल जैसे दे देते हैं। तो वो एग्जांपल में एक एडिशनल है कि इस केस में अगर मैं एनएस लुकअप करता हूँ तो उसने रिजॉल्व कर दिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पे ये नहीं मेंशन कि ये अथॉरिटेटिव
डीएनएस सर्वर की तरफ से ये रेजोल्यूशन आई है। ये सिर्फ इसने लोकली क्रिएट की है, उसने उसको नाम के अगेंस्ट आईपी बता दिया और उसने हमें वो पब्लिश कर दिया। अब उसको पिंग करें या डबल बैक स्लैश करने की कोशिश करें, उसकी वेबसाइट को बाय www.google.com चलाने के लिए कोशिश करें, तो चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? बस यहाँ पे तो हमारे पास इंटरनेट नहीं है अभी इस वक्त, जो है इंटरनेट इसके ऊपर बंद किया हुआ है। लेकिन ये पॉइंट क्लियर है कि हम कोई भी डोमेन के अगेंस्ट अपने डीएनएस में एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर होस्ट रैकेट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ भी अपने लोकल आईपी, पब्लिक आईपी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इससे ज्यादातर फंक्शनैलिटी ब्रेक होगी। www.google.com जो है वो उस आईपी पे चल ही नहीं रहा, उस पे एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने अपने पास से पब्लिक आईपी भी दे दिया या लोकल आईपी दे दूंगा या कोई डमी आईपी दे दूंगा, तो वो गलत जगह पे जाना शुरू होगा, वहां से उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो वेबसाइट नहीं चलेगी, अगर वहां से कोई सर्विस चलाना चाह रहे हैं तो वो नहीं चलेगी। और ये google.com फेमस आइटम है या टारगेट है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में बेतहाशा चीजें हो सकती है जिसको हम कंट्रोल इतना करना चाहिए। अब कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मेरे पास कोई फिल्टरिंग मैकेनिज्म नहीं है, और तो सिर्फ मैं अपने सबको डीएनएस की तरफ पॉइंट करूं और डीएनएस के अंदर ही बोगस एंट्री डाल दूं, तो उस बोगस एंट्री की वजह से उसको ना आईपी कभी ठीक मिलेगा और ना वो कभी उस आईपी के पास जाके वो सर्विस चला के चलने की कोशिश कर सकेगा। तो ये आमतौर पे मैकेनिज्म पहले वाले सिस्टम्स में इसको यूज किया जाता था, पहले बहुत पहले वेब फिल्टरिंग वगैरह करने के लिए, जो नोन चीजें होती थी उसके लिए। आज के दिन में ये बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से यूज होता है, जहाँ पे दुनिया में पब्लिक डीएनएस सर्विसेज मिलती हैं। अभी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम मेरे पास डीएनएस सर्वर है, सबको उस पे पॉइंट किया हुआ है, और वहां पे जो मैं बोगस एंट्रीज डालूंगा वो उस सारे को, उसकी रेजोल्यूशन जो है वो गलत देगा और किसी को भी उसका ठीक आईपी नहीं मिलेगा और कोई भी उस सर्विस को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो वेब फिल्टरिंग करते हुए हम इस तरह से सर्टेन एक्सेसेस वगैरह रोक सकते हैं। जो अब एडवांस मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें ओपन डीएनएस है या और दूसरी इस तरह की सर्विसेज हैं, क्लाउडफ्लेयर है, जहाँ पे ये काम हम डिफरेंट तरीके से करते हैं कि उसको हम बताते हैं कि मुझे कौन कौन सी सर्विसेज स्टॉप करनी है कैटेगरी बेस और दूसरी बेसिस के ऊपर, वो उन कैटेगरीज की बेसिस के ऊपर अगेन बोगस आईपी देना शुरू करता है हमारे क्लाइंट्स को, और हम अपने क्लाइंट्स को पॉइंट करते हैं उन डीएनएस के ऊपर, और हमारा वहाँ पे अपना प्रोफाइल होता है और उस प्रोफाइल की बेस पे वो वहाँ पे गलत एंट्रीज प्रोवाइड करता है, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डीएनएस के अंदर एक और कंसेप्ट है जो हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था, एक, और वो है टाइप ऑफ रिक्वेस्ट जो कि क्लाइंट के पास से जाती है, क्लाइंट मशीन के पास से डीएनएस सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट जा रही है कोई भी रेजोल्यूशन के लिए, लेट्स से हम google.com के लिए जाती है, तो क्लाइंट जब, अगर ये मेरे पास ये एंट्री नहीं होती, ये वाली, ये फॉरवर्ड लुकअप जोन नहीं बनाता मैं, तो उसका मतलब google.com इसके अपने पास एंट्री नहीं थी। अगर कोई क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे google.com या www.google.com का या ad.google.com का कुछ भी ऐसा इसका आईपी एड्रेस चाहिए, तो वहां पे सर्वर जो है बेस्ड ऑन क्लाइंट्स रिक्वेस्ट दो तरह से काम करता है। वो जो दो तरह से क्यूरीज को हैंडल करता है उसमें से एक होती है आइटरेटिव और दूसरी होती है रिकर्सिव। पहली होती है रिकर्सिव। रिकर्सिव जो है वो उस मैकेनिज्म को कहते हैं जब क्लाइंट ने में अपने डीएनएस सर्वर जो कि उसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क एडॉप्टर की कॉन्फ़िगरेशन में एडेड है एज अ डीएनएस सर्वर, उस डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए google.com का, और उसके साथ डिफॉल्ट में उसने उसको कहा कि दिस इज अ रिकर्सिव क्यूरी। अगर डीएनएस सर्वर को वो आईपी एड्रेस उसका पता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड बैक कर देगा उसके आईपी एड्रेस के साथ। अगर उसको आईपी एड्रेस नहीं पता तो वो अपने फर्दर अगले डीएनएस सर्वर के पास जंप करेगा और उसको रिक्वेस्ट भेजेगा टू फाइंड एन आईपी एड्रेस फॉर google.com। वो पॉसिबली हमारा कोई जो आईएसपी या उसका कोई डीएनएस सर्वर हो सकते हैं, किसी और को हम पॉइंट कर सकते हैं। और जब उसके पास क्यूरी चली जाएगी तो वो अपने रिकॉर्ड्स में देखेगा या अपनी कैशे में देखेगा, अगर उसको वहां से रिकॉर्ड्स की रेजोल्यूशन मिलेगी तो वो रिस्पॉन्ड बैक करेगा
पिछले वाले डीएनएस सर्वर को, और पिछला डीएनएस सर्वर उसको क्लाइंट को दे देगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो उससे अगले वाले डीएनएस सर्वर के पास चली जाएगी। यहाँ पे जो चेन क्रिएट हो रही है वो है, क्लाइंट डीएनएस सर्वर 1 के पास जाता है, डीएनएस सर्वर 1 जो है वो एक अगले डीएनएस सर्वर के पास जाता है, और वो डीएनएस सर्वर अगले डीएनएस सर्वर के पास आता है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक उसका आईपी एड्रेस नहीं मिलता। जब आईपी एड्रेस मिलता है तो वो अपने पिछले डीएनएस सर्वर को उसकी रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं टारगेट आईपी एड्रेस के साथ, और आखिर में जो पहले डीएनएस सर्वर के पास आईपी एड्रेस वापस आता है वो उसको हैंड ओवर कर देता है क्लाइंट के पास, और फिर क्लाइंट उस आईपी एड्रेस पे उस सर्विस को रीच करने की कोशिश करता है। ये मेथड है रिकर्सिव। दूसरा मेथड होता है नॉन रिकर्सिव, या जिसको हम आइटरेटिव कहते हैं। आइटरेटिव अगर किसी ने प्रोग्रामिंग में पढ़ी हो तो जो लूप्स हैं उसको आइटरेटिव कहते हैं। उसका मतलब है वही काम बार बार किया जाता है। रिकर्सिव भी एक तरह का लूप होता है, लेकिन वो लूप के अंदर से लूप को कॉल, सेम फंक्शन को कॉल करता है। आइटरेटिव के केस में ये होगा कि डीएनएस सर्वर को वो बताएगा, और डीएनएस सर्वर उसको रिटर्न में अगर आईपी एड्रेस नहीं बता सकता टारगेट का रिजॉल्व करके, तो वो उसको अगला वाला डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस बताएगा क्लाइंट को वापस। और फिर क्लाइंट दूसरे वाले आईपी एड्रेस को लेके फिर उस डीएनएस सर्वर के पास जाएगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा, और वो वाला डीएनएस सर्वर अगर बता सकेगा आईपी एड्रेस तो वो वापस बता देगा, और अगर उसको नहीं बता सकेगा तो फिर वो दूसरे तीसरे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस हैंड ओवर करेगा क्लाइंट को। तो यहाँ पे सारे की सारी डीएनएस क्यूरीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की अपनी है। तो क्लाइंट हर डीएनएस क्यूरी करेगा, पहले वो डीएनएस सर्वर 1 से करेगा, फिर 2 से, फिर 3 और 4 5 6 से, और वो इस तरह चलता रहेगा जब तक उसको रिजल्ट में फाइनल क्लाइंट का जो टारगेट आईपी एड्रेस है वो नहीं मिल जाता। इसमें किसी भी जगह पे क्यूरी जो है वो एक डीएनएस सर्वर से दूसरी डीएनएस सर्वर पे नहीं जाती। तो ये दो मेथड्स हैं बाय डिफॉल्ट। जो क्लाइंट रिकर्स जो क्यूरी सेंड करता है वो हमेशा रिकर्सिव होती है। कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें भी? अभी तक तो ओके है। एक सेकंड। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर जो कि मुझे खुद इतने अच्छे तरीके से नहीं आता, लेकिन जो चीजें सामने होती हैं वो उसकी बेस पे है। जैसे अभी हमारे पास हमने जो अम, ये एक्टिव डायरेक्टरी में जो पहली डोमेन सेटअप की है, ये भी एक है, तो इसलिए एक ही उसके साइट के साथ आएगा। एक ही साइट है इसकी। अगर हम साइट्स में जाते हैं तो ये डिफॉल्ट, जब पहली साइट क्रिएट होती है उसका नाम डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम ही होता है, और अगर हम उसमें जाएंगे तो उसमें टीसीपी रिकॉर्ड्स होंगे। ये रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स ग्लोबल कैटलॉग की बेस पे, और एलडैप के कामों के लिए, इन कामों के लिए दूसरे डोमेन कंट्रोलर से कैसे बात करेंगे यासिर भाई वो आपकी स्क्रीन नहीं इंफॉर्मेशन। शेयर हो रही। स्क्रीन शेयर है मेरी? नहीं है। ये कब से स्क्रीन गई है? शेयर्ड है शेयर्ड है। नहीं यार, मेरे पास क्यों नहीं है? जी ठीक है। तो ये साइट की वो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आपस में डोमेन कंट्रोलर जब रेप्लिकेशन करते हैं तो किस चीज की रेप्लिकेशन वो किस सर्वर से करेंगे, और अक्रॉस साइट्स भी जब बात करते हैं तो अगेन बेसिक सा सिनेरियो है कि एक हेड ऑफिस है, फर्ज करें यहाँ पे हमने एक डोमेन क्रिएट की थी जो कि ये है प्राइमरी ऑफिस के अंदर डोमेन सेटअप है। हमारा एक दूसरा ऑफिस है और हमने डिसाइड कर लिया कि वहां पे भी एक डोमेन कंट्रोलर होगा जैसे आईक्यू है, लेकिन आईक्यू के जो एक्चुअल सिनेरियो है उसके अगेंस्ट
हम हाई क्यू में सेपरेट डोमेन कंट्रोलर या वहाँ का कोई डोमेन कंट्रोलर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ की जितनी रिक्वेस्ट हैं वो अस्करी में ही आती हैं सारी की सारी। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं कि अगर, इसलिए और इस वजह से क्या होता है कि हाई क्यू जो है और अस्करी वो एक ही साइट समझे जाते हैं या एक ही साइट कंसिडर होते हैं, हालांकि यहाँ का सबनेट डिफरेंट है, इंटरनल सबनेट जो लैन का है, और वो सबनेट जो कि हाई क्यू में चल रहा है वो डिफरेंट है, लेकिन उसको वो कंसीडर ऐसे ही होता है जैसे एक ही साइट के ऊपर दो डिफरेंट सबनेट चल रहे हो। अब अगर हमें वहां पे डोमेन कंट्रोलर सेटअप करना पड़ेगा तो हमें बेहतर होगा, और सबसे बेहतर यही है कि हम वहां पे सेपरेट साइट क्रिएट करें, एक न्यू साइट क्रिएट करेंगे और उसके जो लैन के आईपी एड्रेस हैं उसको वहां पे डिफाइन करेंगे। जब हम वहां उसकी डेफिनेशन करेंगे तो उधर वहां पे जो बैठने वाला स्टाफ है अगर वो ऑथेंटिकेट करेगा डोमेन से, तो लोकल वहीं पे जो डोमेन कंट्रोलर है उसके साथ करेगा। इसी सिनेरियो को अगर हम थोड़ा ग्रो कर दें, ये ऑफिस के साइज ज्यादा हो जाए और हम एक तरह से रिडंडेंसी भी चाहते हैं और डोमेन कंट्रोलर्स की, कि यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर का होना काफी नहीं है इस ऑफिस में, जहाँ पे कम से कम तीन डोमेन कंट्रोलर्स होने चाहिए, और इसी तरह हाईक्यू में एक काफी नहीं है, वहां पे दो या तीन डोमेन कंट्रोलर होना जरूरी है। तो ये इस केस में एक ही डोमेन के लिए छह डोमेन कंट्रोलर्स फर्ज करें बन गए, दो साइट्स बन जाएंगी। तो ये दो साइट्स में जो सारे तीन तीन डोमेन कंट्रोलर है एक दूसरे से सब बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ एक डोमेन कंट्रोलर को हम कोशिश करेंगे कि वो बात करे यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर के साथ, और बाकी जो दोनों डोमेन कंट्रोलर्स अपनी अपनी साइट पर हैं वो अपने किसी पेरेंट डोमेन कंट्रोलर या जो भी डोमेन कंट्रोलर अक्रॉस साइट बात करते हैं वो रेप्लिकेशन सारी लोकलाइज करें। बाकी क्रॉस साइट जो है वो कम कम्युनिकेशन हो और दो डोमेन कंट्रोलर के दरमियान में ही हो। तो जैसे ही हम देखेंगे कि हम कुछ साइट्स और नए डोमेन कंट्रोलर्स और क्लाइंट्स कुछ सेटअप करना शुरू करेंगे, तो हम यहाँ पर उसकी बेस के ऊपर, और ये रैकेट्स खुद से क्रिएट होना शुरू होंगे। ये टीसीपी का रैकेट जो है डिफॉल्ट साइट में क्रिएट हो रहा है, जब हम दूसरी साइट क्रिएट करेंगे तो वो तब भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। जस्ट एक आइडिया अगर किसी को समझ आए या देख के कोई फेमिलियर हो सके तो अच्छी बात है, वरना इसको हम बाद में फिर भी कवर करेंगे। मैंने एक्टिव डायरेक्टरी की यूजर्स एंड कंप्यूटर के बजाय, जो कि हम हमेशा ओपन करते हैं, उसके बजाय साइट्स एंड सर्विसेज ओपन की हैं। और ये साइट एंड सर्विसेज कहाँ से लेकर आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन DC01 से, जैसा कि टूल टिप में नजर आ रहा है। इस साइट्स को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये वो डिफॉल्ट वन साइट आ रही है, जो कि अभी जिसका हमने वहां पे नाम भी देखा था, और यहाँ पे उसके सर्वर्स आ रहे हैं और इसके अंदर सर्वर की लिस्ट आ रही है, और हर सर्वर की लिस्ट के अंदर एनटीडीएस सेटिंग्स आती हैं जो कि एप्लीकेशन से मुतल्लिक कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल करती हैं। एक काम जो कि अभी हम कह रहे थे कि डिफरेंट एक साइट के ऊपर मल्टीपल आईपी सबनेट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहीं पे रहते हुए अगर हम गैस से कनेक्ट करेंगे, लेकिन गैस से अगर हम कनेक्ट करते हैं वायरलेस पे तो हमें एक डिफरेंट आईपी रेंज मिलती है, लेकिन वो एनजीटी सोल की डोमेन तक नहीं जा सकती, तो उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एनजीटी कॉर्प है, एनजीटी सोल है, ये दो फर्दर ऐसे सबनेट्स हैं, और सॉरी वाईफाई के एसएसआईडीज हैं, अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे तो दोनों की अपनी अपनी डिफरेंट आईपी सबनेट्स हैं, और ये दोनों के आईपी सबनेट्स और डोमेन कंट्रोलर जहां पे पड़ा हुआ है वो एक आईपी सबनेट, वो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो वो सब के सब एक ही साइट में कंसीडर होते हैं, बिकॉज फिजिकली वो एक ही लोकेशन पे है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर एनजीटी सोल्स के एसएसआईडी से कोई कनेक्टेड है या एनजीटी कॉर्प से कोई कनेक्टेड है, वो एनजीटी के डोमेन कंट्रोलर के पास जाए फॉर ऑथेंटिकेशन, फॉर पॉलिसीज और कोई भी दूसरे कामों के लिए। ऐसा नहीं किया जाता कि हर लैन के अंदर, हर आईपी सबनेट के अंदर अपना एक डोमेन कंट्रोलर सेटअप किया जाए। तो जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, न्यू साइट्स क्रिएट करेंगे, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू होगी डीएनएस के अंदर भी। अभी के लिए अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और लोकेशन, नहीं, नहीं ठीक नहीं है। एक सेकंड, सॉरी।
नहीं आ रहा। कहाँ से? मैं देखता हूँ ये कहाँ पे उसको नहीं आ रहा। एक से मैं इसको देख के बताता हूँ मिस हो रहा है कैसे। एक से- नहीं नहीं साइड से सी। नहीं नहीं साइड साइड के जो सबनेट्स होते हैं वो पूरी एक लिस्ट शो करता है इसमें, अगर मैं सबनेट यहाँ से क्रिएट भी करता हूँ। अच्छा वो वाला ऑप्शन इस तरह से तो आ रहा है साइट ऐड करने का और सबनेट का। लेकिन एक और इंटरफेस होता है जहाँ पे वो सारी लिस्ट शो करता है। चलिए मैं आपको देख के बता दूंगा, वरना अभी जो मेथड वो शो कर रहा है वो ये तो बता रहा मैं कि मैंने अगर 192.168 में कोई आईपी रेंज ऐड करनी है, लाइक 9 ही हम पिक करते हैं और इसको हम चूज करेंगे कि साइट में, अगर हमारे पास मल्टीपल साइट्स होंगी तो फिर यहाँ पे वो सारी साइट्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। उसका मतलब है कि हम यहाँ पे और साइट्स पहले से क्रिएट कर लें, उसको नाम वगैरह रख लेंगे। अभी के लिए हम उसको और उसकी कनेक्टिविटी आईपी बेस पे है तो, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम आईपी फिक्स सफिक्स उसी तरह ऐड करेंगे और साइट सेलेक्ट करेंगे तो वो साइट में उसको ले जाएगा। इशू मुझे सिर्फ ये है कि इसका एक और इंटरफेस होता है जहां पर अब मैं कहता हूँ कि ये वाला
साइट पे डाल दें, नहीं डालना, /24। हाँ, यहाँ पे इस तरह से शो करता है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे वहां साइट्स क्रिएट होंगी, अब क्योंकि हमने क्रिएट भी कर दी है, तो थोड़ी देर में उसकी रेप्लिकेशन या वो साइट्स जो है वो यहाँ पे भी नजर आना शुरू हो जाएंगी इसके साथ ही। रिवर्स लुकअप जोन हो गया, और आखिर में डीएनएस में होता है कंडीशनल फॉरवर्डर्स। कंडीशनल फॉरवर्डर्स इस तरह से काम करते हैं कि अभी हम जो सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे कि मैंने फर्ज करें yahoo.com के लिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, और उसके डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन है उसके नेटवर्क इंटरफेस के अंदर जो डीएनएस था वो ये वाला सर्वर था। रिक्वेस्ट जब इसके पास आएगी तो ये आगे फॉरवर्ड करेगा दूसरे डीएनएस के पास जब तक उसका yahoo.com का आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा तो वो क्लाइंट के पास वापस चला जाएगा। लेकिन सर्टेन जगहों पे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर हम ऐसे ही किसी आगे डीएनएस सर्वर के पास कोई कंडीशन और रिक्वेस्ट फर्दर नहीं आगे फॉरवर्ड करते जाए, और वो प्राइमरीली हर चीज के लिए होती है। जो भी आईपी या जो भी नेम रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आईपी मेरे अपने पास डीएनएस सर्वर के पास नहीं होगा, वो अगले डीएनएस सर्वर के पास भेज देगा। ये सब रैकेट्स के लिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, एक कोई और डोमेन है, वो .com भी हो सकती है और वो कोई इंटरनल डोमेन भी हो सकती है, और मैं फर्ज करें कहता हूँ कि मैंने यही train.net के नाम से, हमारे .com के नाम से, ये आईएनटी है, ये इंटरनल डोमेन है। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई बाहर की डोमेन है, कुछ और ले लें, train.net ही कर दे। तो हम कंडीशनल फॉरवर्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर पहले हमें कंडीशन बतानी पड़ेगी, और वो कंडीशन होगी कि अगर कोई भी क्यूरी जो है वो train.net से रिलेटेड, अब ये देखें यहाँ पे जितने भी रैकेट्स अंदर क्रिएट हो रहे हैं train.int से हैं, बल्कि हम उसको करने के लिए कॉम कर देते हैं ताकि सबको क्लियर हो कि ये बाहर की ही डोमेन है। आईएनटी डोमेन से रिलेटेड तो यहाँ से रैकेट रिजॉल्व होंगे जो कि फॉरवर्ड लुकअप जोन है। लेकिन train.com के लिए हमने उसको बता दिया कि इसकी अगर इस पे हो तो यहाँ पे उसका एक्चुअल जो ऑथराइज्ड डीएनएस सर्वर होता है उसका आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। फर्ज करें एक दूसरी डोमेन कहीं और पे चल रही है, बल्कि क्योंकि हम पब्लिक ले चुके हैं तो हमारा जो पब्लिक एड्रेस होगा ना डीएनएस सर्वर का, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, और ये उसको ऐड कर लेगा। उसका मतलब है कि क्लाइंट जब भी डीएनएस सर्वर के पास कोई क्यूरी भेजेगा और वो train.com से रिलेटेड होगी, तो वो उसको हमेशा फॉरवर्ड कर देगा 124/7/724 के पास। वो उसको जो जनरल फॉरवर्डिंग थी जो रिकर्जन की बेस पे थी कि ये अपने किसी आगे वाले डीएनएस सर्वर के पास भेजेगा, वो उस तरह से सेंड नहीं करेगा, और ये हमेशा इसकी क्यूरीज जो है वो इस वाले आईपी एड्रेस के पास चली जाएंगी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? जी अदिल। तो यासिर भाई, एक ना टॉप लेवल डोमेन होती है या रूट सर्वर होता है, उसका थोड़ा सा गाइड कर देगा। रूट सर्वर कहाँ एग्जिस्ट करता है और वो कैसे टॉप लेवल डोमेन को रिजॉल्व करता है वो? अच्छा, जो टॉप लेवल डोमेन है उसका मतलब है जो भी हमारे पास डोमेन्स हैं, कॉम, नेट, ORG, और अब तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। तो टॉप लेवल डोमेन की जो रेजोल्यूशन है वो उसका मतलब है कि उसके पास वो ऐसा डीएनएस सर्वर है जो कि नीचे की हर एक के लिए मल्टीपल होते हैं। ठीक है, उसका मतलब है कि फर्ज करें, अब ये भी है, फर्ज करें दुनिया में कोई लाइक 20 सर्वर्स हैं जो कि डीएनएस का काम कर रहे हैं सिर्फ, और वो TLD कहलाते हैं, for.com। उसका मतलब है कि उससे नीचे वाले लेवल के ऊपर
या ये वाला सर्वर जो है, ये जो 20 सर्वर्स हैं, और इन सब के पास सेम कॉपीज ही होंगी या सेम अपडेट्स ही आती रहेंगी, और ये इस एक्स की जगह पे कोई भी करेक्टर आप लगा लेंगे, वो उस डोमेन के लिए उसके पास रिकॉर्ड होने जरूरी है, हाँ लेकिन जी, यही ये मेरा उस, सवाल था हाँ ना जी, कि अगर हम ना इसको स्टैटिक तौर पर फिक्स कर देंगे फिर तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कंडीशनल लगाएंगे जब हम लोग। जाहिर बात है वो सर्वर बार बार अपने हाँ, आईपी नहीं, चेंज हो रहे होते हैं, अच्छा, मल्टीपल आ रहे होते हैं। आप अगर अगर आपका क्वेश्चन कंडीशनल के लिए है ना, तो मैं कंडीशनल जी की जी आपको एग्जांपल देता हूँ। वो जी कंडीशनल जी जो है ना, मैंने मुझे वो सिनेरियो में वो नहीं लेके आना चाह रहा था। वो होता है जनरली जहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस, तीन ऑर्गेनाइजेशंस, चार ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। जो एमएसएस में है ना, कुछ जो लोग, वो भी शायद समझ सकें, और अगर स्टीव मेडन पे भी कुछ जो काम कर रहे हैं, अगर वो एएफसी के सेटअप को समझते हैं, जो ऑलमोस्ट फेमस क्लोथिंग वाला है, वो भी थोड़ा सा इसको आइडिया ले लें। और वो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक कंपनी है जो कि हमने जैसे भी बनाया है, ट्रेन डॉट आई एन टी है, और ये एक कंपनी है जिसने एक दूसरी कंपनी के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन पार्शल काम करना शुरू किया, उनके कुछ सर्वर्स को एक्सेस करना होता है, और उस कंपनी को हम कर लेते हैं अभी के लिए एक्वायर डॉट आई एन टी। तो ये ट्रेन डॉट आई एन टी ने या तो कंपनी एक्वायर कर ली है, जिसका नाम एक्वायर डॉट, जिसकी डोमेन चल रही है एक्वायर डॉट आई एन टी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे ट्रेन के नीचे पड़े हुए जितने भी सिस्टम्स होंगे, तो यहाँ पे इसको मैं ग्राफिक, ट्रेन के नीचे पड़े हुए जितने भी सिस्टम होंगे ना, वो सारे कहाँ पे अपनी क्यूरी भेजेंगे? वो ट्रेन डॉट आई एन टी का जो डीएनएस सर्वर होगा ना, उस पे भेजेंगे, जैसे कि हमारा अभी बना हुआ है। तो उसके पास क्यूरी चली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ, और ये कब होगा? जब वो क्यूरी किसके लिए कर रहा है, ये सिस्टम एक्सेस करना चाह रहा है, लेट्स से वेब होस्ट डॉट ट्रेन डॉट नेट, और ये कभी एक्सेस करना चाह रहा है, क्या कहते हैं, डब्ल्यू 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 बनाया था हमने, ट्रेन डॉट, सॉरी आई एन टी होगा। तो जब तक ये ट्रेन डॉट आई एन टी ये करेगा, तब तक इसका अपना डीएनएस काम करेगा। और अभी इसी सिनेरियो में, जैसे ही ये गूगल डॉट कॉम करेगा तो भी, जैसे ही ये याहू डॉट कॉम करेगा तो भी, और ये जैसे ही से फेसबुक डॉट कॉम करेगा, ये सब की सब क्यूरीज कहाँ जाएंगी? ट्रेन डॉट आई एन टी के डीएनएस सर्वर के पास, जो कि इंटरनल डीएनएस सर्वर है। और वो ये पहली वाली दो क्यूरीज के अगेंस्ट तो खुद ही आंसर कर देगा, बाकी के अगेंस्ट बाहर से जाके क्यूरी के रिजल्ट सेट्स लेकर आएगा, और वो क्लाइंट को हैंड ओवर हो जाएंगे। यहाँ पर कोई ऐसी वो और चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक काम अगर हम और हुआ होता, आईपी सेक टनल्स का आइडिया है ना सबको? आईपी सेक टनल बेसिकली एक वीपीएन होता है, जो कि इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में कनेक्ट हो जाएगा। उसका मतलब है कि ये देखें, इसने दुनिया में अगर आउटसाइड कहीं पे भी जाना है, तो वो फायरवॉल के थ्रू जाएगी। तो सर्वर जो है, वो फायरवॉल की तरफ जाएगा, और फायरवॉल जो है वो ऊपर बाहर क्लाउड की तरफ चली जाएगी। ठीक है। और यहाँ से फायरवॉल उसी इंटरनेट के ऊपर से गुजरते हुए, अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो टनल मैंने दरमियान में शो की है, ये टनल फिजिकली, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, इसलिए मैंने फायरवॉल को उसी इंटरफेस के ऊपर बना दिया, क्योंकि वो इंटरनेट से जाके ही दूसरे फायरवॉल पे जाएगी, और फिर जाके वो कनेक्ट करेगी इधर
ऐसे ट्रैफिक चल रही होगी। इस फिजिकल सिनेरियो में किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो सिनेरियो ये है कि दो सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का आपस में जनरली कोई ताल्लुक नहीं है, कोई डाटा एक दूसरे की तरफ, और वो एक दूसरे के सिस्टम्स को एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन वहां पे आईपी एड्रेस क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो उससे कंसर्न नहीं है किसी का भी। ये मैंने आपको बताया, ये वाली जब तक रेजोल्यूशन होंगी, ये या तो लोकली करेगा या ये फायरवॉल से बाहर इंटरनेट की तरफ यूं चला जाएगा और इंटरनेट से करके वापस आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अब कंडीशनल फॉरवर्डर बना होता जो कि डिफाइन करता है कि अगर एनीथिंग रिलेटेड टू एक्वायर डॉट आई एन टी अगर ये होगी तो फॉरवर्ड टू लेट्स से उनका इंटरनल आईपी क्या है, कोई हम पिक कर लेते हैं 192 डॉट, जो हमने वहां पे दिया था शायद वो उसी तरह का कुछ यूज कर लेते हैं। वो अगर ये है और उसका मतलब है कि यहाँ पे इनके पास डीएनएस पड़ा होगा 192.19.9.45। तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे अब एक क्यूरी जनरेट करेगा जो कि कहेगा वेब डॉट एक्वायर डॉट आई एन टी, तो जैसे ये क्यूरी मूव करेगी और ट्रेन डॉट आई एन टी के डीएनएस सर्वर के पास जाएगी और वहां पे कंडीशनल फॉरवर्डर मैच करेगा, तो ये फायरवॉल से इसको आगे बाहर वाले पे नहीं बल्कि यहाँ से इसको वीपीएन के थ्रू इस डीएनएस सर्वर के पास भेजेगा। अब इस डीएनएस सर्वर के पास आने का फायदा क्या है कि एक तो उसको डायरेक्टली वेब डॉट एक्वायर डॉट आई एन टी का आईपी एड्रेस मिलेगा जो कि वापस यहाँ पे होते हुए क्लाइंट के पास पहुंच जाएगा। रूटीन में इसका क्या फायदा है, ये हम वैसे क्यों नहीं मैनेज कर सकते, इसलिए क्योंकि वहां पे अगर फर्ज करें 500 700 सिस्टम लगा हुआ है या 100 सर्वर्स लगे हुए हैं, 200 सर्वर्स लगे हुए हैं, और रूटीन में वहां पे सर्वर्स भी चेंज होते हैं या ऐड होते हैं, तो उस ऐड होते हुए सर्वर्स के हर बार यहाँ पे रिकॉर्ड लेके आना या उसको किसी तरह से अपडेट होना या कैशे होना, वो एक प्रॉब्लम है। जबकि वहां पर उस डीएनएस सर्वर, जैसे ही सर्वर एक नया इंस्टॉल होगा उसको डोमेन ज्वाइन करेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, उसका पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे से इनको कुछ भी करने की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि एक कंडीशनल फॉरवर्डर बना होगा, वंस बना होगा, कभी दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं है। और आपने बेसिकली कहा कि उस कंपनी की इंटरनल डोमेन से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो उधर के डीएनएस सर्वर का आईपी है उधर ले जाना, और ये खुद से उधर ले जाएगा, और फायरवॉल के पास सिर्फ यही होगा कि अगर टारगेट आईपी एड्रेस 192.9.40/192.9.9.0/24 में से कोई भी है तो उसकी ट्रैफिक एक्सटर्नल में जाएगी, तो वो फायरवॉल आउटसाइड वेब पे भेजने या कहीं और भेजने के बजाय एक्सटर्नल में भेजेगा और उसी तरह से वहां से ट्रैफिक वापस आ जाएगी। तो कंडीशनल फॉरवर्डर आमतौर पे इस तरह से काम करते हैं, जैसे दो ऑटोनोमस बॉडीज हैं वो एक दूसरे को चेंज नहीं करना चाहती लेकिन एक दूसरे से कोई चीज या कोई सर्विस इस्तेमाल कर लेती हैं, तो ये वहां पे इस्तेमाल होता है। थैंक यू। No problem. इसके अलावा डीएनएस में अगर किसी के पास कोई क्यूरी है, जनरली यही चीजें हैं जो आती हैं नॉर्मली, कोई क्वेश्चंस या जो ट्रिक्स होते हैं। बाकी अगर कोई भी क्लाइंट जो होता है वो रिकर्सिव क्यूरी ही करता है, ये मैं पहले से बता चुका हूँ। एक सेकेंड, क्लाइंट रिकर्सिव क्यूरी करेगा हमेशा सर्वर के पास, लेकिन सर्वर के पास अपने पास आप सेट कर सकते हैं वो उसको कैसे हैंडल करना चाहता है। जनरली सब कुछ रिकर्सिव के ऊपर चल रहा होता है, अगला डीएनएस अगला डीएनएस अगला डीएनएस, ना कि क्लाइंट को वापस बोलोगे तुम इससे जाके पता करो, फिर क्लाइंट को वो बताएगा कि इससे जाके पता करो, और वो उस केस में अगले अगले जो होते हैं ना वो अपने डीएनएस की तरफ ही पॉइंट करते हैं, वो टॉप लेवल पे उस तरह जाते नहीं है। एक जी निशे आप बता दें, फिर एक आखिरी मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा प्रायोरिटी, क्योंकि डीएनएस के जो रेजोल्यूशन है वो हमेशा डीएनएस नहीं करता, और भी तरीके हैं, तो वो उसके ऊपर हम सिर्फ 2-4 मिनट लगाएंगे। यासिर भाई मेरा क्वेश्चन था वो रिलेटेड टू उसके डीएनएस की ट्रबल शूटिंग के रिलेटेड, यानी कि उसकी कोई जो कमांड्स वगैरह के जो रेगुलर हम लोग लास्ट दिनों में हमारा एक आया था
कि डीएनएस रेजोल्यूट ही नहीं हो रहा था। तो इस तरह के केसेस में अगर कोई बेसिक जो कमांड्स या कोई तरीकेकार होते हैं कि अगर आपका कोई इस तरह का इशू आ जाता है कि जिसमें डीएनएस रेजोल्यूशन नहीं होता, तो उसमें हम लोगों के क्या ठीक स्टार्टिंग की जो ट्रबल शूटिंग्स हैं और उसमें क्या क्या हम लोगों को चेक करना चाहिए इस केस के अंदर? ठीक है। अच्छा, मैं बेसिक कमांड का जो डिफरेंस है ना तीनों का बता दूं। ये तीन तो ज्यादा यूज होती हैं, लेकिन कभी कभी हम ना इसको सोचे बगैर ही करी जाते हैं। और तीनों कमांड्स का ना थोड़ा सा बिहेवियर में डिफरेंस है, खास तौर पे एनएस लुकअप का बाकी दोनों के साथ। और वो बाकी दोनों के साथ अब काम तो अपना अपना कर रही हूँ, तीनों का काम में टोटली डिफरेंस है। लेकिन जो तीनों किसी ना किसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो नेम रेजोल्यूशन करती हैं, अगर आप आईपी नहीं यूज कर रहे तो। लाइक अगर मैं पिंग करूंगा google.com को, तो सबसे पहले तो वो पिंग नहीं करना शुरू करेगा, वो तो बल्कि उसके लिए पहले वो करेगा, उसका नेम रेजोल्यूशन करेगा। तो पिंग जब हम करेंगे पिंग google.com, उसका नेम रेजोल्यूशन, और अगर मैं करूंगा एनएस लुकअप google.com, इसका नेम रेजोल्यूशन, दोनों में फर्क होगा। अब वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। एनएस लुकअप मैं जब भी करूंगा ना, तो वो मेरे सिस्टम की जो नेटवर्क इंटरफेस के अंदर जो सेटिंग में जाके डीएनएस लगाया हुआ है। इसीलिए आप रिकॉर्डिंग्स भी देखेंगे तो एक डिफरेंस है। जब मैं अक्सर कह देता हूँ कि जो भी हमने डीएनएस सर्वर सेट किया है, जो डीएनएस की जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, तो मैं हमेशा वहां पे रिट्रैक्ट करके जो प्रॉपर है वो सेंटेंस वो करता हूँ कि जो नेटवर्क इंटरफेस है उसके अंदर जो डीएनएस दिया हुआ है। जब हम कहते हैं ना कि मैं एक क्लाइंट सिस्टम हूँ, तो फिर क्लाइंट सिस्टम के अंदर नेटवर्क इंटरफेस में जाके उसकी प्रॉपर्टीज IPv4 की खोल के वहां पे जो डीएनएस देंगे, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि जब तुम्हें डीएनएस क्यूरी करनी हो तो इससे जाके पता करो। ठीक है। अब अगर वो सर्वर के ऊपर भी, एक सर्वर है जो खुद डीएनएस सर्वर है, लेकिन उसके भी अगर इंटरफेस में जाके मैंने कोई डीएनएस की आईपी एड्रेस डाल दिया है नेटवर्क इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में जाके, तो उसका भी मतलब है कि तुमने जब पूछना होगा तो किससे आगे जाके पूछ रहे होगे। ठीक है। अब जो एनएस लुकअप है, एनएस लुकअप जब मैं करूंगा ना google.com का, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये जो मेरे पास इंटरफेस में डीएनएस का है, ये उसको डीएनएस सर्वर मानेगा और उसके थ्रू ये आईपी एड्रेस को निकालने की कोशिश करेगा, जो कि कौन है। पहले उसने बताया कि मेरा अपना जो एड्रेस है ना डीएनएस का, वो इस वक्त इस पे सेट है, जिसका नाम बेसिकली ये है। तो इससे मैं जाके पूछूंगा, जब इससे जाके वो पूछता है तो वो आगे से कहता है कि नंबर वन, google.com के लिए आई एम नॉट अथॉरिटेटिव। ठीक है, मैं नॉन अथॉरिटेटिव हूँ। तो गूगल के लिए ये अथॉरिटेटिव नहीं है, यानी ये फाइनल वर्डिंग नहीं दे सकता गूगल के लिए, google.com के लिए। उसके लिए उसका जो ऑथोराइज्ड डीएनएस सर्वर है सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन मैं नॉन अथॉरिटेटिव आंसर दे सकता हूँ, जो कि मेरे पास है IPv6 में ये वाला एड्रेस और IPv4 में ये वाला एड्रेस। अब ये वाला एड्रेस इसने कहीं और से जाके नहीं पता किया। अगर मेरे नेटवर्क इंटरफेस में जो सर्वर था, अगर उसका ये चेंज होता, कुछ और सर्वर ऐड किया होता, तो ये उससे जाके पूछता और उससे जाके आंसर लेके आता। लेकिन अगर नहीं मिलता तो ये उससे आगे नहीं जा रहा। जो हमने डीएनएस सर्वर की, क्लाइंट सर्वर की वर्किंग बढ़ी है, ये उसको नहीं फॉलो कर रहा, ये सिर्फ उस डीएनएस सर्वर के थ्रू बात कर रहा है कि उस डीएनएस सर्वर के, हाँ उस डीएनएस सर्वर के पास अपनी google.com नहीं है, लेकिन कैशे बड़ी है तो वो कैशे में से आंसर करेगा उसका। लेकिन एट द एंड हमें आंसर जो है वो ये मिलेगा। लेकिन इसके बदले में अगर मैं करता पिंग google.com, तो अभी तो ये सेम आईपी आएगा पॉसिबली, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए सेम आईपी है, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है। वो इस बेस पे कि अगर जिससे इसने जाके पूछा है, अगर उसको उससे नहीं मिला, तो ये फिर पिंग जो है वो स्टॉप नहीं करता। पिंग जो है वो अगले डीएनएस सर्वर से पूछेगा और अगले डीएनएस से पूछेगा। यहाँ बेस्ड ऑन रिकर्सिव क्यूरी, एक डीएनएस अगले के पास चला जाएगा, वो उससे अगले के पास चला जाएगा।
जो ट्रबल शूट में जो जनरली आप जब डीएनएस को ही ट्रबल शूट कर रहे हैं तो पिंग एक जरूरी है, लेकिन पिंग ये बताएगा कि आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ये नेम इस चीज में रिजॉल्व हो रहा है, जबकि एनएस लुकअप आपको 100% बताएगा कि जिस डीएनएस की तरफ तुम देख रहे हो वो क्या आईपी एड्रेस दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कन्फिग कहता हूँ कि मैं किसी और से पूछना चाहता हूँ चेक करने के लिए, क्रॉस करने के लिए कि जो मुझे बताया जा रहा है वो है या नहीं है, तो बजाय इसके कि नेटवर्क इंटरफेस में जाके डीएनएस का आईपी चेंज करें, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एनएस लुकअप करें और वो आपको बता देगा कि आपका डीएनएस सर्वर कौन है इस वक्त, और आप सिर्फ यहाँ पे कमांड दें सर्वर के नाम से और आप कह दें कि सर्वर 8.8.8.8 है। जैसे मैं ये करूंगा उसका मतलब है इसने सर्वर का चेंज कर दिया और उसका नाम है डीएनएस गूगल, और अब वो इससे क्यूरी करेगा डायरेक्ट। अब अगर मैं इससे पूछूंगा google.com, अभी भी सेम है, और वो इसलिए सेम होगा क्योंकि जब इसने कभी क्यूरी की होगी किसी के भी बिहाफ पे यहाँ से, तो चांसेस हैं कि वो 8.8 से ही पूछ के आया होगा। तो अभी के लिए फिर हम एक काम करते हैं, वो करते हैं सर्वर और उसको हम पॉइंट कर देते हैं 4.2.2.2 पे, और अब google.com करके देखते हैं। ठीक है, अब चेंज है या अभी फिर सेम है? अब चेंज है। ठीक है, तो ये वाला आईपी चेंज है, जबकि 8.8 ने जो आईपी दिया था वो वही था जो एनजीटी के डीसी ने दिया था। लेकिन उसका रीजन क्या है, क्योंकि एनजीटी के डीसी ने के अपने डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन में 8.8.8 है, अगर उसको ना पता हो तो वो किससे जाएगा पूछेगा, उसने किसी वक्त पूछा होगा और उस वक्त कैशे में रखा होगा। और जो ट्रेसर्ट है ना वो प्योरली पाथ फाइंडिंग के लिए होता है, लेकिन ट्रेसर्ट में भी अगर मैं google.com करता हूँ तो ये पिंग की तरह काम करेगा, और ये डीएनएस सर्वर से ही सिर्फ नहीं पूछ रहा जैसे कि हम एनएस लुकअप के केस में कर रहे हैं कि डीएनएस सर्वर से ही सिर्फ पूछ रहे हैं, उसको नहीं पता तो वो बता देगा नहीं पता, और अगर उसको पता होगा तो वो बता देगा कि उसको क्या पता है, लेकिन वो आगे किसी और के पास नहीं जा रहा। ट्रेसर के केस में वो आगे जाएगा और आगे से पूछ के भी आएगा वापस। डीएनएस के लिए एक जो जरूरी चीजें हैं वो है कैशे, होस्ट फाइल, और फिर डीएनएस सर्वर, और ये इसकी तरतीब भी यही है। जब भी आप किसी चीज को, और ये एनएस लुकअप से हट के बात करूंगा, एनएस लुकअप इस तरह नहीं कर रहा है, एनएस लुकअप जिस डीएनएस से बात कर रहा है वो हो सकता है ऐसे करे, लेकिन जब भी आप आई किसी भी नेम को रिजॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्लाइंट सिस्टम अपने कैशे में देखेगा कि इसको मैंने रिसेंटली आज कल परसों में एक्सेस किया था, अगर उसका आईपी मुझे मौजूद है कहीं पे भी कैशे में, तो वो वहां से पिक करेगा और उसको उस आईपी पे रीच कर लेगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो जाके देखेगा होस्ट फाइल के अंदर कैशे को क्लियर करने का क्या मेथड होगा। अगर मुझे कैशे को क्लियर करना है किसी वजह से इसी ट्रबल शूट में, तो वो आईपी कन्फिग स्लैश फ्लैश डीएनएस होगा। ठीक है, और इस तरह से फ्लैश डीएनएस करके आईपी कन्फिग आप कैशे क्लियर कर सकते हैं अपनी सर्वर की, डीएनएस सर्वर की अभी भी नहीं हुई, उसके लिए उसके बाद जाके ये काम करना पड़ेगा। दूसरा काम होता है अगर कैशे में से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो होस्ट फाइल में चला जाए। होस्ट फाइल में देखने का क्या तरीका है, वो है सी विंडोज system32 ड्राइवर्स /etc, और इसमें चले जाएं और यहाँ पे एक होस्ट फाइल पड़ी होगी, वो उसके बाद इसको आप नोटपैड में ओपन कर लें और इसमें जाके देखेंगे कि यहाँ पर होस्ट फाइल में कौन सी एंट्रीज हैं। अब होस्ट फाइल में जो भी एंट्रीज हैं, अगर इसको मैं रिजॉल्व करूंगा तो वो पहले होस्ट फाइल से पकड़ेगा, अगर मैं पिंग करूंगा या मैं वो एनएस लुकअप नहीं, एनएस लुकअप अगेन डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। मैं पिंग करूंगा और पिंग मैं करूंगा इसको, तो वो डीएनएस सर्वर के पास नहीं जाएगा बल्कि होस्ट फाइल से एंट्री पहले पकड़ेगा। सबसे पहले कैशे में देखेगा, कैशे में नहीं मिलेगी ESXi-02 को, फिर वो यहाँ पे आएगा होस्ट फाइल में और यहाँ से देखेगा, अगर यहाँ मिल जाएगी तो ठीक है, और अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो फिर वो डीएनएस सर्वर के पास जाएगा। तो उसका मतलब है डीएनएस सर्वर्स को ओवरराइड करने के लिए हम अक्सर होस्ट फाइल में एंट्री कर देते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि होस्ट फाइल में एंट्री करना फाइनल सोल्यूशन नहीं है। अगर कैशे में पड़ी होगी तो वो पहले चेक होगी, इसलिए
हमेशा फ्लैश डीएनएस कर ले और फिर आपकी होस्ट फाइल जो है वो एक्टिवली काम करना शुरू करेगी। और अगर यहाँ नहीं मेरा रिकॉर्ड मिलेगा तो आप फिर जाएंगे, आप खुद ही वो जाएगा डीएनएस के पास। और ये किसी भी कमांड के लिए, पिंग मैंने किया ESXi-02 या इसको, तो वो खुद से ही ये सारे तीनों रास्तों से गुजर के जाएगा। लोकल सिस्टम की कैशे खत्म करने का मैंने बता दिया, फ्लैश डीएनएस है। और दूसरी जगह पर जो डीएनएस सर्वर है उसकी कैशे क्लियर होनी है तो वो वहां से जाके क्लियर होगी। और तीसरा है डीएनएस सर्वर जो कि आपको वही रिकॉर्ड देगा जो उसके अपने पास होगा, या वो आगे से रिकर्सिव क्यूरी करके आपको पकड़ा देगा। होस्ट फाइल को अगर मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा तो ये याद रखना हमेशा ये मसला करेगा, सेव नहीं कर सकेगा। और ये भी आपने याद रखना है कि होस्ट फाइल की जो अगर मैं इसको सेव करूंगा तो ये सेव नहीं कर सकेगा, एरर है। और ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो सेव नहीं कर सका इसलिए मुझे ऑल्टरनेट सेव करने को कह रहा है। दूसरा, आपने कभी भी होस्ट फाइल को ऐसे सेव नहीं कर देना किसी भी जगह पर। अगर आप इसको सिर्फ नाम लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली TXT आगे लगा देगा। तो आपने इसके इर्द गिर्द हमेशा डबल कोट्स ऐड करने हैं। उसका मतलब है आप ये किसी भी तरीके से .txt फाइल के नाम का पार्ट नहीं बनाएगा। अगर ये होस्ट जो है वो होस्ट .txt के तौर पे सेव हो गया तो अब दो फाइलें होंगी वहां पे, होस्ट अपनी जगह होगी, होस्ट .txt अपनी जगह होगी, और रेफर वो पुरानी वाली होती रहेगी। दूसरा, मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे मैं सेव भी करूंगा, वो ओवरराइट करने की कोशिश भी करेगा तो भी एरर आ जाएगा क्योंकि परमिशन नहीं है। क्योंकि नोटपैड एक नॉर्मल नोटपैड ओपन हुआ है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, इधर डेस्कटॉप पे जाके सेव कर लें, डॉक्यूमेंट्स पे जाके सेव कर लें। जब डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव कर लेंगे तो इस नोटपैड को बंद कर दें और फिर फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स में जाकर वहां से कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट करें और ओवरराइट कर दें। उस वक्त वो ओवरराइट हो जाएगी क्योंकि आप एडमिन लॉगिन पे हैं। और यहाँ दूसरा तरीका ये है कि आपके पास CMD है, ये नॉर्मल ओपन है, लेकिन अगर मैं CMD को एज एन एडमिन ओपन कर लूँ, और ये ट्रिक हर जगह चल सकता है। मसला क्या होगा सिर्फ कि आप नोटपैड प्लस प्लस भी एज ए नॉर्मल यूजर ओपन होगा, उसको एज एन एडमिन ओपन कर लें तो फिर सेव कर देगा, वरना नहीं करेगा। अब ये एज एन एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये ट्रिक मैं जनरली बता रहा हूँ, इट इज नॉट रिलेटेड टू होस्ट फाइल। कोई भी चीज आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करना है तो आप एडमिनिस्ट्रेटर वाले कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। तो उसका मतलब है जो कोई एप्लीकेशन भी अगर यहाँ पे आप ऐसे ओपन कर लेंगे, दिस इज ऑल्सो नाउ रनिंग विद एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस। और अब अगर आप यहाँ से ओपन करेंगे उसी फाइल को, सी होस्ट वाली को, सी विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स etc, तो यहाँ पे TXT दिखा रहा है, आपको ऑल फाइल्स करना पड़ेगा, होस्ट को ओपन करेंगे। अब अगर मैं इसमें जाके अब मैं अगर उसको जाके सेव करूंगा तो सेव हो गया, उसने मेरे से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, कोई मुझे प्रॉम्प्ट फाइल का नाम चेंज कुछ भी ऐसा नहीं दिया। या मैंने आपको बताया था कि इसको डॉक्यूमेंट्स में जाके ऐसे डबल कोट्स के साथ सेव कर लें, और जब वो सेव हो जाएगी तो फिर आप उसको कॉपी करके वहां से यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके इसमें पेस्ट हो जाएगी। और जो कमांड प्रॉम्प्ट का मैं बता रहा था, अब आपने कोई MSI रन करनी है या आपने कोई कोई एग्जीक्यूटेबल रन करनी है जिसको एज एन एडमिन रन कर रहे हैं, वैसे मसला आ रहा है, वो आप इस कमांड प्रॉम्प्ट से आके करेंगे। कोई आप आके NACPL होता है, किसी को पता, MSC या लोकल यूजर मैनेजर .MSC। ठीक है, अब ये वाला जो इंटरफेस खुला है, ये वैसे भी मुझे नहीं पता कि कैसे एज एन एडमिन खोल सकते हैं, लेकिन अगर ये CMD से खोल लेंगे, अब ये एडमिनिस्ट्रेटर के साथ राइट्स के साथ ओपन हुआ, अब मैं इसमें मॉडिफिकेशन ग्रुप चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ। अगेन ये किसी भी टूल के साथ कर सकते हैं, सिर्फ आपको कमांड ढूंढनी पड़ेगी जो कि जहाँ पे आप चेंज करना चाह रहे हैं। और एक सर्वर के ऊपर रिसेंटली 2019 ऑनवर्ड से एक बहुत जेन्युइन मसला आता है, वो ये कि आप यहाँ से जाके टाइम जोन चेंज नहीं कर सकते चेंज टाइम एंड सेटिंग के साथ भी। तो उसके लिए आप फिर यहाँ पे आके इसको इस तरह रन करके टाइम जोन की यूटिलिटी चला लें, या अगर यहाँ से डेट टाइम की यूटिलिटी चला सकते हैं, वही ओपन होगी। टाइम डेट होता है शायद, MSC होता है शायद,
मुझे तो कई मारने पड़ते हैं, लेकिन कोई ऐसी ही कमांड है। तो आपकी डेट टाइम की जो वहां से यूटिलिटी रन करेगी वो एज अ नॉर्मल यूजर रन करेगी। जब आप उसको सीएमडी एडमिनिस्ट्रेटर से आके रन करेंगे सेम यूटिलिटी को, तो वो आप एज एन एडमिन होगी, तो आप टाइम जोन वगैरह चेंज कर सकेंगे। ये तकरीबन ठीक है, मैं काफी है। किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर नेक्स्ट सेशन। वो एनजीटी की .com की, वो भी अथॉरिटेटिव तो नहीं है ना? जो अंदर पड़ा हुआ डीएनएस है उसका कोई ताल्लुक नहीं है रिकॉर्ड रखने के लिए एनजीटी सोल .com के। ठीक है, हुआ। ये मैं हूँ कहाँ पे? वाहिद हूँ। मूड करेगा। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? एनजीटी सोल .com के लिए देखिए, .com है वो, तो उसके लिए कोई बाहर का डीएनएस है, वो भी होगा बाहर का, और वो भी नॉन अथॉरिटेटिव ही है। ये तो खुद ये वाला सर्वर तो अथॉरिटेटिव है ही नहीं। ये सिर्फ अथॉरिटेटिव किसके लिए है? एनजीटी सोल .local के लिए, उसके अलावा नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है जी, फिर नेक्स्ट सेशन में मेरा ख्याल है पिछले चीजों के बारे में क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू जी।